गांधी मैदान में बहुत भारी संख्या में जितना ज़्यादा हो सके ये जनता जानेगा वहाँ कार्यक्रम ताकि सफल हो। मैं जनता से बिल का विरोध करते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हमारे पुरखों ने जो एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था दिया, जो संविधान में प्रोविज़न है। क्या स्थिति है आप वह बोर्ड पे देख लें कि आज माननीय नीतीश कुमार जी ने समर्थन कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यह मालूम हो कि यह अब जो है कि ये जो हमारे बिहार की जो ये युवा पीढ़ी है पढ़ लिख करके विदेश मन क्या कहते हैं प्रिया के साथियों, आगामी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली जन स्वराज पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है। उसी संदर्भ में आज हम आप लोगों को बुलाए हैं और आपके माध्यम से हम जनता तक जो है ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो गत 3 वर्षों से लगातार बिहार के बदहाली, बिहार में जो सरकार है उसके जो तंत्र है जो पूरा भ्रष्टम हो गया है, आप तमाम लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। और बिहार आज बदलाव के लिए छटपटा रहा है, विकल्प खोज रहा है। ऐसी परिस्थिति में लगातार हमारी पार्टी बनने से पहले से ही जन स्वराज अभियान के माध्यम से गांव-गांव तक, टोले तक, शहर के हर वार्डों में पहुंच करके इस अभियान को चलाया गया। और आपको पता है 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद लगातार हम संघर्षों में हैं। हम जनता के सवालों को, आपको पता है हमारा उद्देश्य है, हम चाहते हैं बिहार से जो पलायन होता है उसको ख़त्म करने के लिए। हम चाहते हैं कि बिहार में जो शिक्षा का नाम पर एक ढोंग चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हम विश्व स्तरीय शिक्षा का वो लाना चाहते हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्रों में और माँ बहनों के लिए उसके जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनको हम स्थापित करना चाहते हैं। इन्हीं सवालों पर और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवस्था सड़गल गया है, आज बोराई हुई सरकार है। आप जानते हैं थाना से लेकर ब्लॉक तक, प्रखंड से लेकर पटना के सचिवालय तक, कोई आम आदमी, चाहे कोई भी आदमी, कितना भी सक्षम आदमी हो, बिना भ्रष्ट तरीका को अपनाए हुए उसका काम, उसका फाइल सड़कता नहीं है। इन्हीं सवालों को जब जनता विकल्प खोज रही है तो हम और हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे सूत्रधार, हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है और हम लोग 11 अप्रैल को आह्वान करते हैं आपके माध्यम से भी, और अपने संगठन के अंदर भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। जगह जगह पर छोटी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। कुछ दिनों में आपको पता चलेगा और महसूस कीजिएगा कि हम ध्वनि विस्तारक यंत्र से भी इस बात को जनता के बीच ले जाएंगे और आह्वान करेंगे। और हम जानते हैं कि आज आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे साथी पूरे बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से पटना में 11 तारीख को बोराई हुई सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हम धमक दे सकेंगे कि जनता आ चुकी है, जनता बिहार का बदलाव के लिए तैयार है। और इसीलिए इतनी बड़ी रैली उस दिन पटना के अंदर होगा जो कभी न हुआ था, और भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुकम्मल तौर पर कहना चाहता हूं कि पटना के अंदर एक नया इतिहास बनेगा। बिहार बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि बिहार आज छटपटा रहा है अपने रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए,
खेत को समुचित विकास के लिए, किसान के लिए, खेत मजदूर के लिए तमाम लोगों के अंदर एक तड़प है। आप जानते हैं 35 साल से और उसके पहले जो सरकार थी, 35 साल पहले बिहार की जनता में एक बदलाव किया, बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ। 15 साल तक क्या हुआ उसके बारे में हमारे नेता बोलते हैं, निश्चित रूप से कुछ हुआ। फिर जो सिस्टम बना, उससे जो घुटन महसूस किया, उससे जो उत्पीड़न हुआ, उसको भी बदलने का काम बिहार की जनता ने किया। 10 साल तक, 7-8 साल तक व्यवस्था लगा, बिहार की जनता को लगा कि हमें मुकम्मिल स्थान मिल गया है, मुकम्मिल जगह मिल गया है। लेकिन आज हालात ये है कि बिहार के अंदर भ्रष्ट नौकरशाहों का राज चलता है। आप तो जानते ही 4 भ्रष्ट पदाधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, वो पूरा बिहार चला रहा है। कहने के लिए मंत्री, संतरी, जंत्री बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई है कि भ्रष्ट नौकरशाह पूरे बिहार को चला रहा है। और इसीलिए बिहार की जनता तड़प रही है। लोग मार खा करके थाना जाते हैं, बिना पैसा दिए FIR लॉन्च नहीं होता, बिना पैसा दिए हुए इंजरी रिपोर्ट नहीं जाता, बिना पैसा दिए हुए दाखिल खारिज नहीं होता, बिना पैसा दिए हुए विद्यार्थियों का जो है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं बनता। इसलिए हम आह्वान करते हैं बिहार वासियों से, रुपौली वासियों से, पूर्णिया वासियों से, आपके माध्यम से, आइए, चलिए, पटना चलिए, गांधी मैदान चलिए, बता दें कि बिहार के हर एक टोले से आवाज आ चुका है कि बिहार बदलेगा, बदलेगा बिहार, बदलेगा बिहार। तमाम पार्टियां हैं, कई पार्टी हैं। आरजेडी पे आरोप लगता है कि जंगल राज है, वो कानून व्यवस्था को सही से नहीं रख सकते हैं। भाजपा पे भी आरोप लगता है कि वो कानून व्यवस्था को सही नहीं कर पाए हैं। और सरकार जो पार्टियां हैं वो दावे करती हैं, लेकिन आपकी पार्टी किस प्रकार से बिहार में जो है कि सुशासन की राह दिलाएगी, या फिर कह लें कि लोगों को, जो आम जनता को, जैसे आपने कहा कि कोर्ट में, कचहरी में, ब्लॉक में स्टूडेंट को पैसा लगता है, आपकी पार्टी के आने से किस प्रकार से लोगों को आश्वस्त करेंगे कि उनको इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिलेगा? धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं तमाम मीडिया कर्मी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और ईद के समापन, साथ ही साथ चैत्र नवरात्रा के शुभारंभ पर सबको शुभकामना देते हुए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं कि आपने प्रश्न पूछा कि आरजेडी को जंगल राज, भाजपा को निकम्मी सरकार, ABCD जो भी हों, हमारी सरकार कैसे इस काम को संपन्न करेगी या जनता को साधन जुटाने में सक्षम होगी, मैं इस पर बताना चाहता हूं मेरे मित्रों कि हमारी सरकार के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी ने 5 सूत्रीय नियमों को उन्होंने लागू किया है, जो बिहार में अभी ये समस्या बदहाली की स्थिति में लिए खड़ी है। यहाँ सबसे पहला समस्या क्या है? पलायनवाद। ये जो हमारे बिहार की जो ये युवा पीढ़ी है, पढ़ लिख करके क्या कहते हैं, बाहर दूसरे स्टेट में या विदेश में जाते हैं रोजगार की तलाशी में, जबकि यहाँ की धरा ने इतना उपजाऊ उनका दिमाग या युवा पीढ़ी को पैदा किया है, जो ऐसा युवा पीढ़ी हमारे किसी अन्य प्रांत में नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे युवा पीढ़ी हर विभाग में टॉप करते हुए भी हमारे बिहारों में रोजगार की व्यवस्था नहीं, जिसके रोजगार पाने के लिए अन्य प्रांत या विदेश में जाते हैं। मित्रों, तो हमारे सूत्रधार ने कहा है, सर्वप्रथम मैं अपने युवा पीढ़ी के पलायनवाद को रोकूंगा। इसके लिए उन्होंने अनेक सूत्र दिया है। मैं इस युवा पीढ़ी को कैसे रोकूंगा? ये बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर बहुत सारा कच्चा पदार्थ पाया जाता है, जिस कच्चे पदार्थ को लेकर अन्य प्रांत के लोग अपने अपने यहाँ फैक्ट्री स्टेब्लिश किए हैं और
अपने राज्यों को उन्नत कर रहे हैं या अपना समृद्धशाली में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कहना हुआ, यदि हमारी सरकार बढ़ेगी तो मैं सर्वप्रथम यहाँ पर उस कच्चे पदार्थों के मुताबिक अब फैक्ट्रियाँ का इस्टेब्लिश करूँगा और उस फैक्ट्रियों में यहाँ के जो युवा पीढ़ी अपनी योग्यता के अनुसार मैं उनको काम दूंगा। मैं किसी अन्य प्रांत में जाने नहीं दूंगा। वर्तमान समयों में भी मैंने हमारे सरकार क्या कहते हैं प्रशांत किशोर जी ने ये आश्वासन दिया है कि मैं अभी भी प्रत्येक युवक को 10 से 15 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर सकता हूं, यदि वो हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलने को तैयार हो तो। दूसरी बातें, यहाँ जो पलायनवाद है, यहाँ कहा जाता है कि शिक्षा की बिल्कुल निम्न स्तर की व्यवस्था है। मित्रों, निश्चित है कि हमारे युवा पीढ़ी, हम लोग अपने अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ भेजते हैं? अन्य प्रांत भेजते हैं, पटना क्या कहते हैं, दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, मेडिकल की तैयारी के लिए, इंजीनियर की तैयारी के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। प्रशांत जी का कहना है कि मैं सर्वप्रथम पलायन को रोकने के बाद शिक्षा पर प्रहार करूँगा और उस शिक्षा को माध्यम कैसे बनाऊंगा, कैसे मैं उजागर करूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो शराबबंदी है, ये शराबबंदी को मैं पुनः स्टार्ट करके, शुभारंभ करके, उनसे जो हमें इनकम प्राप्त होगा उस इनकम को मैं शिक्षा पर खर्च करके विश्व स्तरीय शिक्षा यहाँ व्यवस्था करूँगा। साथ ही साथ वो तकनीकी ज्ञान अर्थात टेक्नोलॉजी की शिक्षा दूंगा ताकि हमारे युवा पीढ़ी अन्य प्रांतों में न जाकर के हमारे बिहार में अपनी रोजगार की तलाश कर रोजगार की व्यवस्था कर सके। तीसरी बातें, उन्होंने किसान को भी अछूता नहीं छोड़ा। हमारा भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हमारे किसानों को सुविधा क्या मिलती है? कुछ नहीं मिलती है। किसान तैयार करते हैं लेकिन उसे अपने सामानों के उत्पादन करने वाले चीज़ों का मूल्य निर्धारण नहीं कर पाते हैं। ऐसी हमारे यहाँ की व्यवस्था है। जबकि बगल में पंजाब है, देखिए, हरियाणा देखिए, वहाँ किसानों में कितनी एकता है और वो लोग क्या कहते हैं, अपने उत्पादित मूल्यों अनाजों का मूल्य निर्धारित करने में सक्षम हो पाते हैं, जन आंदोलन के द्वारा हो या ये संगठन के द्वारा हो या जैसे भी हो। लेकिन हमारे यहाँ किसानों के लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है जो अपना किसान अपने उत्पादित किए हुए अनाजों का संग्रहालय कर सके या निर्धारित मूल्यों पर या मनचाहा मूल्यों पर वो अपने बेच सके। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए सबसे पहले संग्रहालय की व्यवस्था करूंगा, साथ ही साथ किसानों कमेटी जो मैं तैयार करूंगा उसमें किसानों के मुख्य नेता को बुला करके मैं उसका जो प्रोडक्शन में लागत लगता है उसके आधार पर मैं मूल्य निर्धारित करूंगा। अगली बातें, उन्होंने ये 3 समस्या के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने उत्तम व्यवस्था किया है कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की व्यवस्था। वो कैसे होगा? उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जब बनेगी बिल्कुल निम्न दर पर, ब्याज दर पर मैं उनको ऋण मुहैया करूंगा और उस ऋण के द्वारा हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने घरों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण दे करके वो क्या कर देंगे, अपने यहाँ उसकी व्यवस्था बनाएंगे ताकि उनका इनकम बढ़ेगा और अपने घर परिवारों की व्यवस्था में लगे रहेंगे। अगला उनका जो अंतिम सूत्र है, ये समस्या है क्या, वृद्ध वयस्क माने पुरुष और क्या कहते हैं माताओं के लिए जो हमारे सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं 60 वर्ष के बाद, उसके हमारे वर्तमान सरकार ने क्या व्यवस्था बनाई कि 60,000 रुपया 4,000 रुपया प्रति माह देकर 400 रुपया प्रति माह देकर उनको दिया जाता है और कहा जाता है इसी में अपना भरण पोषण करें। मित्रों, 30 दिन का समय और 400 रुपया में कितना बतावें, कितनी इस महंगाई की दौर में वो कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे, और गुजारा भी नहीं कर पाते और अपने बेटा और बेटियों के द्वारा वो तिरस्कृत भी होते हैं, जिसके चलते उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सीनियर सिटीजन के लिए 2,000 रुपया प्रति माह की व्यवस्था करूंगा ताकि वो अपना किसी पर अवलंबित न होकर अपने जीविका का उपार्जन आराम से सुविधाजनक कर सके। यही तो हमारे क्या कहते हैं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार
आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है, और उन्होंने कहा है कि यदि आप लोग हमारे क्या कहते हैं कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर यदि आप हमें साथ देंगे और हमारी सरकार बनाएंगे यदि तो मैं निश्चित रूप से इस 5 समस्याएं जो अविलंब मैं पहली बार ही करके दिखाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। मित्रों, मैं तमाम जनताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे भाई साहब ने जो अभी कहा 11 अप्रैल को क्या कहते हैं गांधी, पटना के गांधी मैदान में जनसभा होने जा रहा है। सरकार को दिखाना है, सरकार को भी औकात का पता चलाना है कि हमारी ताकत क्या है। यदि आप नहीं सुधरोगे तो निश्चित रूप में आपको सुधारने के लिए हम सब तैयार हैं, और जनता से आह्वान किया है कि वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें और इस आयोजन को, इस जनसभा को सफल बनावें। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये जो जनसभा होने जा रहा है ये अद्वितीय और ऐतिहासिक होने जा रहा है। मित्रों, आप सबों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम यहाँ के बिहार के या रुपौली प्रखंड के पूर्णिया जिला के तमाम भाइयों से, बहनों से अपील करता हूँ कि आप 10 तारीख की संध्या में आपको साधन मुहैया किया जाएगा, उस साधन के द्वारा आप पटना चलें और इस सभा को क्या कहते हैं सफल बनावें, यही हमारी प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज। कौन सा खत्म होगा, इसके लिए क्या जन स्वराज क्या व्यवस्था कर रही है, क्या रोड मैप तैयार कर रही है? जिस तरह भ्रष्टाचार है सब जगह, उस पर जो है इस पार्टी का क्या निर्णय है? पार्टी का स्पष्ट निर्णय है, अभी से ही लगातार लगे हुए हैं। और जो आज चल रहा है कि एक कोई है तो है, वो सिस्टम हमारा नहीं चलेगा। न सिर्फ नौकरशाह के अंदर बल्कि हमारा पार्टी का जो संगठन होगा उसको भी हमारी अगर व्यवस्था बनेगी तो उसको हम इतना गतिशील करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 35 साल के अंदर में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता का जो जीव होता था, एक प्रजाति होती थी, ये तमाम जो है दोनों भाइयों की सरकार ने उस प्रजाति को समाप्त कर दिया। और उसीलिए तो हम गांव-गांव में कार्यकर्ता का जखीरा खड़ा कर रहे हैं। जब सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता खत्म हो गया है, तभी तो आज भ्रष्ट नौकरशाह हम पर शासन कर रहा है। हम अपने साथियों को अभी से ट्रेंड कर रहे हैं। और ये जो रैली है ना, ये रैली भ्रष्टाचार पर चोट है, और सितंबर और अक्टूबर में सरकार को जनता वोट से चोट देगा। अच्छा, एक सवाल है सर। मैं कुमार नरेंद्र पार्टी का कोर कमेटी का सदस्य हूं और मधेपुरा जिला का पार्टी का प्रभारी भी हूं। पूर्णिया में भी पूर्व में संगठन जिला महासचिव था, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ का वासी हूँ, जन्मभूमि है। तो यहाँ तो जन स्वराज पार्टी को जन जन तक, घर घर तक पहुँचाना ही पहुँचाना है। एक सवाल है कि वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको सबसे पहले आज जो इस रुपौली की धरती पर शालिग्राम सिंह तोमर की धरती, बाबू बाल किशोर मंडल की धरती को मैं नमन करता हूँ। और सबसे पहले मीडिया के बंधु जो चौथे स्तंभ हैं हमारे देश के, मैं उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि आप घर घर तक और जन जन तक की आवाज़ को पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बहुत आपने माकूल क्वेश्चन हमसे किया कि वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है। आप वक्फ बोर्ड पे देख लें कि आज माननीय नीतीश कुमार जी ने समर्थन में पोल किया। क्या मुसलमानों का हक उसमें नहीं था? क्या मुसलमान नीतीश कुमार जी को नहीं दिए थे वोट? आरजेडी और जदयू गठबंधन थी, किस तरह से हुई कहानी? क्या उसमें चंद्रबाबू नायडू ने वोट नहीं किया? उन्होंने भी वोट किया, जबकि पक्ष में उतना वोट गिरा और विपक्ष में कुछ कम गिरा, और वॉकआउट भी कुछ लोग किए। तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा। जनसुराज का जो सोच है, पलायन मुख्य मुद्दा है, उस पलायन कैसे रोके उसके लिए तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से आज 0 से 6 साल का बच्चा तक स्कूल में कुछ नहीं पढ़ता है, खिचड़ी खाता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा हर ब्लॉक में बीआरपी है, और अभी उन्होंने कह दिया है कि आपको सामान इसी दुकान से लेना है।
तो आप जाके देख लेंगे, उस बीआरपी से एक इंटरव्यू ले लेंगे, आपके यहाँ भी बीआरपी है, 10% की राशि बीआरपी लेते हैं। तो शिक्षा की क्या स्थिति है खिचड़ी वालों की? अगर ये 1 से 6 तक बच्चा नहीं पढ़ता है, उस बच्चे को अगर उस पैसे में जो 50 करोड़ रुपया प्रति माह देती है 1 से 6 क्लास तक के लिए, ये सरकार का आंकड़ा है, तो उसमें जो मेधावी बच्चे हैं वो हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे, उसका सिर्फ उसी पैसा से प्राइवेट स्कूल में अच्छा कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ खिचड़ी खाने से नहीं होगा। तो इस तरह का जनसुराज ने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अब ये धरातल पर किस तरह से पहुंचाने का काम सब लोग कर रहे हैं, हम लोग मिलकर। और ये जो पटना की इस बार 11 अप्रैल को रैली है, ये मोदी जी और जेपी आंदोलन को भी फेल करेगा ये रैली। ये इतनी बड़ी लोगों को रोष है बिहार में, और आप कहेंगे कि नहीं नीतीश जी की सरकार कैसे, उसमें भी प्रशांत जी थे, तो मैं उसको भी खंडन कर रहा हूँ। 2005 वाले नीतीश जी नहीं हैं, 2010 वाले नीतीश कुमार नहीं हैं, ये नीतीश कुमार 2025 वाले हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार है। इससे पहले भी डबल इंजन ने पूरी मेहनत करके 202 सीट बिहार का जीतने का काम किया था, जनता ने पूरा समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अभी डबल इंजन में भारत और बिहार दोनों लगा के 115 सीट पर सिमट गए, जबकि दोनों ने पूर्ण ताकत लगाई। मोदी जी ने कहा था इस बनन की चीनी मिल का मिठास कहाँ गया, आज वो अब देख रहे हैं बनन की चीनी मिल का मिठास खत्म हो गया। जब जब बिहार का चुनाव याद आता है तो मोदी जी हमारे और अमित शाह को बिहार याद आता है। आज किसान की निधि का पैसा भी अगर लॉन्च करना है, देना है, तो वो बिहार आके देते हैं, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष बिहार में चल रहा है। ये आप सामने देखे होंगे। आज कामाख्या स्थान में हो कि क्या स्थिति है, तो हम लोग जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी। अगर बिहार में जनगणना हो गया है, जाति जनगणना, तो उसके आधार पर आप सब कुछ दो ना। जो आदमी राजद में उस समय भी मंत्री विधायक बने हुए थे, शकुनी चौधरी, आज वही आदमी बीजेपी में भी बने हुए हैं, वही आदमी कांग्रेस में भी बने हुए थे। तो ये परिवारवाद कैसे आप बोलते हैं? आप देख रहे हैं कि ये सब छलावा साबित हो रहा है, जुमला हो रहा है। और जहाँ तक होम डिलीवरी घर घर चालू है शराब का, ये सबसे बड़ा क्या हुआ इस 5 साल में, इस शराब का पैसे का, इसका जमा खर्ची। जो गरीब हैं, जो चुलाई हुई शराब पीते हैं, उनको पकड़ के जेल के अंदर किया जाता है, और जो माफिया करोड़ों का शराब बेचते हैं टैंकर का टैंकर ला के हरियाणा पंजाब से, उन पर कोई रसाकसी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मोटा अमाउंट अपने माध्यम से ऊपर तक देते हैं। तो जो पीते हैं चुलाई हुई शराब गरीब आदमी, वो जेल में रहते हैं, और जो होम डिलीवरी वाले पीते हैं वो आराम से रहते हैं, और जो इसका सप्लायर है बड़ा, वो और आराम से रहते हैं। जल्दी जल्दी काम निपटाओ और इस बिहार राज्य को आगे बढ़ाओ। जय बिहार, जय जनसुराज। अमरनाथ उपाध्याय, कार्यालय प्रभारी, पूर्णिया। एक सवाल है, जी। आखिरी सवाल कि आपका जो स्लोगन है सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, लेकिन एक तरफ जो है कि पूरे बिहार में पूरा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, प्रशांत जी भी कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी का एक ये होता है, आरोप होता है कि वो वोट बैंक उनके वोट बैंक में से नुमाइंदगी करती है। और रुपौली को लेकर के थोड़ा से क्लियर करेंगे कि रुपौली में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है और क्या होगा इस बार? मैं बता दूं, रुपौली ही नहीं पूरे बिहार की बात है जो राजद ने कह रहा है। राजद कह रहा है कि माँ बहन योजना को मैं 2500 रुपया प्रति माह दूंगा। मैं बता रहा हूँ पूरे बिहार का बजट 250 करोड़ का है, 250 करोड़ का है, और अगर 5 करोड़ हमारी महिलाएं हैं तो 2500 से उसका 130 करोड़ होता है। तो बाकी बजट ये कैसे चलाएंगे? ये तो छलावा है उनका। आज जब तक ये सरकार में थे, जब पूरे सरकार में थे, माँ पिताजी दोनों थे, मैं तो वैसे गार्जियन लालू जी को सैल्यूट करता हूँ, जिनका बेटा 9th फेल है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा मुखिया बने, मेरा बेटा ही राजा बने। तो यहाँ की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि ये कितनी बड़ी बात है कि आप अपने बच्चे के लिए नहीं सोच के, लालू जी के बच्चा जो 9th फेल है, वो भी लालू जी चाहते हैं कि मेरे रहते हुए मेरा बच्चा बिहार का मुखिया बने, बिहार का राजा बने। तो ये सोचना उन गरीबों को है जो अपने बच्चे के लिए नहीं सोच के जातिवाद पर बटकर वोट करते हैं। और इस बार रुपौली सबक सिखाएगी जनता को, जो पिछले 25 साल से आप एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, यही दोनों की सरकार चल रही है रुपौली में। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी मीडिया में इस बात को पूरी बेबाकी से कह चुके हैं कि हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं। इसलिए हमारा मानना है
कि हमारे पुरखों ने जो एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था दिया, जो संविधान में प्रोविज़न है, संविधान के मूल भावनाओं को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके देश और समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। इसीलिए हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं और उसमें जोड़ते हुए कहना चाहते हैं कि आज आप जान लें, आप बिहार के हो, पत्रकार हो, आप समझो, बिहार में भाजपा और उसके जितने उनके सहयोगी संगठन हैं, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी बिहार में उसने सत्ता हासिल नहीं कर सका है। इसलिए आने वाला 6 महीना 7 महीना पर बिहार में चुनाव होने वाला है और मेरा मानना है कि बिहार की जो सांप्रदायिक एकता है, सांप्रदायिक सद्भाव है, यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसका जो संस्कार है, कोशिश है उसको तोड़ने का और बिहार में अपनी ताकत को स्थापित करने का, और वह उसका सबसे बड़ा हथियार वक्फ बिल ला करके और पार्लियामेंट में उसे पास करा करके आए। मैं एक व्यक्तिगत तौर से आपको कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल आया, कानून बन रहा है, देश के अंदर विभिन्न संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर है, उसके भी सिस्टम है। अगर आप ईमानदार हो और आप अगर निरपेक्ष हो तो आपको सभी का रिव्यू करना चाहिए। बिहार के अंदर हम देखते हैं, हम पूरा देश की बात नहीं करते, कितने मठ मंदिर हैं, कितने और सारे संस्थान हैं, उस पर किन लोगों का कब्जा है, क्या हो रहा है, इसको भी देखने का है। इरादा दुरुस्त करने का नहीं, इरादा वक्फ बिल के नाम पर बिहार की राजनीति में जो है सांप्रदायिकता को घोलने का है। आप जानते हैं ये बिहार सहजानंद सरस्वती का बिहार है, ये बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार है, ये बिहार लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार है, ये बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार है। बिहार हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है, वामपंथियों का गढ़ रहा है, संघर्षों का गढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है सांप्रदायिक ताकत उतनी मजबूती से फल फूल नहीं सकता, ये षड्यंत्र है। और दूसरी बात, राजद बोलता है कि हम उसका वोट बैंक काट रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बिहार की 14 करोड़ जनता किसी का कोई ठेकेदारी सुनिश्चित नहीं किया है। आप बिहार का हो, जनस्वराजी भी बिहार का है। आप बिहार, अगर आपको तो मौका मिला आपके माता पिता को, क्यों नहीं आप बदहाल बिहार से खुशहाल बिहार बना दिए। और अगर हम अकलियत हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग के भी जो कमजोर गरीब लोग हैं, उसकी गोलबंदी में हम लगे हैं, तो आपको दिक्कत क्या हो रहा है? आप तो पहले से राजनीति, हमारा तो साल भर भी नहीं हमारी पार्टी की हुई है, आप इतना परेशान क्यों हैं? इसलिए परेशान हैं, हम वोट नहीं काट रहे हैं, हमारा सारा वोट है, हम व्यवस्था बदलने चले हैं। आपने बोला, पूछा, आपका सरकार नहीं, व्यवस्था, सिस्टम बदलूंगा। और सिस्टम बदलने का सोच इसलिए है कि कल हम रहे ना रहें, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा तो बिहार आगे बढ़ जाएगा। कि लड़ाई किस पार्टी से? सीधा सा बात है, इतना प्रयास हो रहा है किसको रोकने के लिए? मैंने कहा अभी, इतनी सांप्रदायिक माहौल क्यों बनाया जा रहा है बिहार के अंदर? आप देखिएगा, हमें डर है। मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं बिहार के तमाम अमन पसंद लोगों को, आप पूरी आस्था के साथ अपने पर्व त्यौहार को मनाएं। हम और हमारे साथी जन स्वराज के साथी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, किसी बहकावे में नहीं आवे। अभी चुनाव होने वाला है, सांप्रदायिक कार्ड खेला जाएगा, इसीलिए ये निश्चित रूप से
हमारी सीधी लड़ाई एनडीए से है और हम जानते हैं, मेरा मुकम्मल कोशिश है, जो नीतीश बाबू, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो थक चुके हैं, जो क्या बोलते हैं, दिमागी और शारीरिक दोनों रूप से थक और टूट चुके हैं, उससे बिहार नहीं चलने वाला है। तो वो तो कहीं है नहीं, लड़ाई हमारे एनडीए से है। कोशिश है हमारी, हम बिहार के अंदर न सांप्रदायिक ताकत को पलने फूलने देंगे, ना वैसी ताकतों को आने देंगे जो जंगल राज चलावे, जो भ्रष्टाचार करे, जो लाठी तंत्र लावे। हम चाहते हैं, हमारा पैगाम है, पढ़े लिखों का बिहार बने। पढ़ा लिखा तो बिहार से पलायन कर गया है। मैं मीडिया के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग अभी 11 तारीख को जो महारैली का आयोजन रखा गया है गांधी मैदान पटना में, उसके संबंध में हम लोग या तो फ़ोन के माध्यम से या जनसंपर्क से, या उससे भी नहीं होगा तो ध्वनि यंत्र से हम लोग प्रचार प्रसार करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम लोग गांधी मैदान चलने का प्रयास करेंगे, ताकि हम अपने स्टेट के जो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यह मालूम हो कि यह अब जो है कि बदलाव होने जा रहा है हमारे स्टेट का। तो मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल से, आप लोगों के चैनल से प्रयास हो कि हमारे साथी 11 तारीख को गांधी मैदान पटना चलें। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया चैनल वालों को धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी तमाम जनता से यही कहना चाहती हूँ, जो हमारा अभी आगाज़ चल रहा है 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बहुत भारी संख्या में, जितना ज़्यादा हो सके ये जनता जानेगा वहाँ कार्यक्रम, ताकि सफल हो। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि पटना चलो भारी से भारी संख्या में, ताकि जो प्रशांत किशोर जी का मुख्य उद्देश्य है बिहार बदलाव रैली में, वो सफल हो सके। धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं सन्नू कुमारी, जिला संगठन सचिव रुपौली विधानसभा से। भागो भागो भ्रष्टाचार, भागो भागो भ्रष्टाचार।